सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पार्ट 2 जो कि हमारा चल रहा था मानव तंत्र, और मानव तंत्र से रिलेटेड अगला जो तंत्र है श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र। पिछले वीडियो में हमने श्वसन तंत्र से रिलेटेड श्वसन किसे कहते हैं और श्वसन की क्रिया होने के बाद जो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है वो ऊर्जा एटीपी के रूप में हमारे शरीर में संचित होती है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो वायु के साथ वापस बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हमने श्वसन की परिभाषा को परिभाषित किया। आज हम इसका अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक हमारे श्वसन तंत्र से रिलेटेड क्या है, तो श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो हमारा अगला टॉपिक उसके बारे में बात करें तो मानव में मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला श्वसन तंत्र की यदि मैं बात करूं तो कौन सा श्वसन तंत्र है? ऊपरी श्वसन तंत्र। तो सबसे पहला जो श्वसन तंत्र है वो है ऊपरी श्वसन तंत्र। नाम से पता चलता है, यानी श्वसन तंत्र का जो ऊपरी भाग है वो ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत आता है। अब इस भाग में कौन कौन होंगे? तो इस भाग के अंतर्गत जो है वो नासिका, जिसको अपन नोज कहते हैं, मुख, ग्रसनी एवं स्वर यंत्र कार्य करते हैं। तो ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत नासिका, मुख, ग्रसनी एवं स्वर यंत्र, यानी अपन ये कह सकते हैं अपने जो गले के ऊपर वाला तक जो भाग होता है वो आपके ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा श्वसन तंत्र हम पढ़ेंगे इस श्वसन तंत्र के अंतर्गत निचला श्वसन तंत्र। अब निचला श्वसन तंत्र जो है वो गले का जो ऊपरी भाग है, यानी जो कंठ उपस्थित होता है उस कंठ के जो नीचे वाला भाग है। कौन कौन से भाग हो गए इसमें? एक तो श्वास नली जो गले के अंदर स्थित होती है, इसके नीचे श्वसनी, श्वसनी के बाद श्वसनिका और श्वसनिकाओं के बाद फेफड़े, यानी कंठ के ऊपर वाला भाग ऊपरी श्वसन तंत्र, कंठ के नीचे वाला भाग निचला श्वसन तंत्र, जिसके अंतर्गत श्वास नली आएगी आपकी, श्वसनी आएगा, श्वसनिका आएगी और फेफड़े आएंगे। तो ये आपके निचला श्वसन तंत्र के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं तीसरा है श्वसनी मांसपेशियाँ। अब इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत मांसपेशियाँ, पसलियाँ एवं डायफ्राम किस प्रकार ऑक्सीजन युक्त वायु को अपन क्या करते हैं? फेफड़ों में प्रवेश करवाते हैं, और किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वायु को वायुमंडल में भेजते हैं, ये अंग इसके अंतर्गत आएंगे। यानी श्वसनी मांसपेशियाँ आपको बताएंगे कि अंतःश्वसन और बहिश्वसन, यानी अंतःश्वसन यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना और बहिश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना, ये क्रिया किस प्रकार होती है वो अपन श्वसनी मांसपेशियों के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हम आगे जो आपके सामने चित्र दे रखा है वो चित्र आपके श्वसन तंत्र। तो हमने श्वसन तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा। अब इन 3 भागों के बारे में अपन इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र, जो मैंने आपको बताएगा कंठ के ऊपर वाला भाग। ये जो कंठ के ऊपर वाला भाग है ये आएगा आपके किसके अंतर्गत? ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत कौन आएगा? तो सबसे पहले मैंने बताया आपको नासिका, दूसरा मुख, तीसरा ग्रसनी और चौथा लैरिंग्स, जिसको अपन ने बोला था स्वर यंत्र। तो सबसे पहला नासिका, दूसरा मुख गुहा, तीसरा ग्रसनी और चौथा स्वर यंत्र, ये 4 जो है वो ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आप कहोगे भैया जी ये श्वास नली भी यहाँ पे उपस्थित है, तो श्वास नली को आप ध्यान से देखोगे, यदि मैं इन रेखाओं को वापस मिटाऊँ तो यदि आप देखोगे श्वास नली का जो सिरा है वो कंठ के नीचे वाले भाग तक है, यानी ये तो हो गया कंठ वाला ऊपर वाला भाग, जबकि श्वास नली का जो सिरा है वो नीचे वाले, यानी आपके जो गले के अंदर स्थित होता है इस गले वाले भाग में इस श्वास नली का सिरा उपस्थित है। तो श्वास नली जो है वो आपके निचले श्वसन तंत्र के अंतर्गत आएगा। तो मैं ऊपरी श्वसन तंत्र को एक लाइन के द्वारा कट कर रहा हूँ, तो ये आपके हो जाएगा ऊपरी श्वसन तंत्र। अब निचले श्वसन तंत्र के बारे में यदि अपन बात करें तो कौन कौन सा निचला श्वसन तंत्र? तो निचले श्वसन तंत्र के अंतर्गत पहले मैंने आपको बता दिया श्वास नली, दूसरा श्वास नली आगे जाके 2 भागों में बढ़ रही है, देखो एक तो ये भाग और एक ये भाग, तो इन दोनों को अपन कहते हैं श्वसनी। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है श्वसनी, तो दूसरा हो गया श्वसनी, तीसरा मैंने आपको बताया था श्वसनिका और चौथा आपको मैंने बताया था फुफ्फुस। तो सबसे पहला श्वास नली, दूसरा श्वसनी, तीसरा श्वसनिकाय और चौथा फुफ्फुस, ये 4 भाग निचले श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब निचले श्वसन तंत्र की बात जो है वो अपना तीसरा जो पार्ट था वो था श्वसनी मांसपेशियाँ। श्वसनी मांसपेशियों के अंतर्गत मैंने पहले आपको बता दिया कौन कौन होंगे, तो एक तो डायफ्राम होगी और एक पसलियाँ, और पसलियों के चारों तरफ क्या उपस्थित होगी? मांसपेशियाँ। तो मांसपेशियाँ, पसलियाँ और डायफ्राम ये आपके श्वसनी मांसपेशियों के अंतर्गत आएंगे।
तो ये मैंने चित्र के माध्यम से आपको श्वसन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, उसको मैंने आपको समझाया। अब हम बात करते हैं प्रत्येक श्वसन तंत्र के भागों के बारे में। तो सबसे पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र। तो ये जो ऊपरी श्वसन तंत्र, इसमें मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें मुख्य रूप से नासिका आएगा, मुख आएगा, ग्रसनी, स्वर यंत्र आदि इसके अंतर्गत आता है। स्वर यंत्र को ही अपन इंग्लिश में कहते हैं लैरिंग्स कहते हैं। और यदि यही लैरिंग्स जो कि आवाज़ यानी ध्वनि उत्पन्न करता है, तो मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो यंत्र है वो स्वर यंत्र है, जिसको इंग्लिश में लैरिंग्स कहा जाता है, जबकि पक्षियों में जो है उसको फेरिंग्स कहा जाता है। ये ध्यान रखना, यानी ग्रसनी, यानी पक्षियों में स्वर यंत्र उत्पन्न या स्वर उत्पन्न करने का काम ग्रसनी करता है, जबकि मानव में स्वर उत्पन्न करने का काम कौन करता है, स्वर यंत्र यानी कि लैरिंग्स करता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहला ऊपरी श्वसन तंत्र का सबसे पहला पार्ट है नासिका। अब नासिका की यदि अपन बात करें तो ये पहला श्वसन अंग है जो बाहर से दिखने वाले एक जोड़ी नासा द्वार, यदि आप नासिका को देखोगे तो नासिका में आपको एक जोड़ी यानी दो नासा द्वार देखने को मिलता है। यदि चित्र के माध्यम से यदि मैं आपको समझाऊं तो ये आपको देखो, एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का आपको नासिका की संरचना बता रखी है, बाह्य संरचना, जिसको आप देखोगे तो आपको 2 नासिका छिद्र आपको दिखाई देते हैं, जिसे अपन नासा छिद्र कहते हैं। इन्होंने क्या बताया कि एक जोड़ी नासा छिद्र, तो एक जोड़ी नासा छिद्र का मतलब 2 नासा छिद्र, तो फर्स्ट ये नासा छिद्र और दूसरा ये नासा छिद्र। तो एक जोड़ी नासा छिद्र से शुरू होता है। यह एक बड़ी गुहा के रूप में होती है। यदि आप चित्र के माध्यम से समझोगे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं गुहा उपस्थित है, इसे नासा गुहा कहा जाता है। तो नासिका जो है वो 2 नासा छिद्रों, 1 और 2 आपके सामने उपस्थित है। तो नासिका 2 नासा छिद्रों के माध्यम से गुहा के अंदर खुलती है। उस गुहा को अपन क्या कहेंगे, नासिका गुहा। तो उसको अपन नासिका गुहा कहते हैं, जो एक पतली हड्डी व झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभक्त होती है। अब चित्र के माध्यम से यदि आप समझोगे तो चित्र के माध्यम से यदि आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक विभाजित पट दिखाई दे रखा है। ये जो विभाजित पट उपस्थित है, ये जो है वो एक पतली हड्डी व झिल्ली से मिलकर बना है। यानी ये पतली हड्डी व झिल्ली जो है वो ये दोनों छिद्रों को क्या करती है, अलग करने का काम करती है। कुछ भाग नासा ग्रसनी में खुलता है, यानी नासिका गुहा का जो अंदर का अंतिम भाग है वो नासा ग्रसनी यानी ग्रसनी के अंतर्गत खुलेगा। नासा ग्रसनी अपन ने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ ही लिया है। ग्रसनी को 3 भागों में बांटा था, कंठ ग्रसनी, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी। तो नासा ग्रसनी यानी नासिका का अंतिम छोर, मुख गुहा का अंतिम छोर जो है, नासिका गुहा का जो अंतिम छोर है वो आपके नासिका ग्रसनी के अंतर्गत खुलेगा। अब हम बात करते हैं आगे, नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल, पतली झिल्ली में पाए जाने वाला रक्त प्रवाह, जाड़ीनुमा पक्षमा व श्लेष्मा। देखो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला महीन बाल उपस्थित होते हैं, आपने देखा होगा अपने नासिका गुहा के अंदर रोम उपस्थित होते हैं, बाल उपस्थित होते हैं। पतली झिल्ली में रक्त का प्रवाह पाया जाता है। जाड़ीनुमा पक्षमा यानी रोम के समान ही आपके नासिका के अंदर, गुहा के अंदर पक्षमा पाए जाते हैं, रोम के समान ही। साथ ही श्लेष्मा यानी चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा द्रव भी आपकी इस नासिका गुहा में उपस्थित होता है। अब ये क्या करता है, इसके सहयोग से श्वास वायु में धूलकण, परागकण, फुफुन, जब हम वायु को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो वायु के अंदर विभिन्न प्रकार के धूल के कण उपस्थित होते हैं, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण उपस्थित हैं। साथ ही परागकण जो कि पुष्प का नर जननांग है, जो कि छोटे छोटे वायु के कणों के रूप में होता है। साथ ही फुफुन जो है, ये सभी जो है वो वायु में पहले से ही उपस्थित होती है, लेकिन इनका जो साइज है वो इतना छोटा होता है कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये वायु के साथ आपके नासिका में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन नासिका के अंदर जो ये महीन बाल है, पतली झिल्ली में जो ये रक्त प्रवाह हो रहा है, श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ है, ये सभी क्या करेंगे, वायु के साथ आने वाले जितने भी ये अपशिष्ट पदार्थ है, जितने भी ये धूल मिट्टी के कण है, परागकण है, ये फुफुंद है, इन सभी को रोक देंगे और अंदर पूर्ण रूप से कैसी वायु भेजने का काम करते हैं, शुद्ध वायु भेजने का काम करता है। तो उसे शुद्ध करते हैं, इस शुद्धि के पश्चात ही वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसका मतलब नासिका से ली गई जो वायु है उसके अंदर ये जो श्लेष्मा है, ये जो महीन रोम उपस्थित है, यानी ये सभी क्या करेंगे, वायु के साथ आने वाली जितनी भी अशुद्धि है उस सभी को रोक देंगे और अंदर कैसी वायु भेजने का काम करेंगे, शुद्ध वायु भेजने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं चित्र के माध्यम से। तो चित्र में आपने यहाँ पर दे रखा होगा कि फ्लेवर्स, किसी
किसी भी प्रकार का फ्लेवर जो है, गंध जो है वो आप सूंघते हो, तो सूंघने के पश्चात ये गंध आपके नासिका में जाती है। तो ऊपर की तरफ आप एक ब्रश के समान संरचना देखी होगी, इसको अपन पक्षमाप कहेंगे। साथ ही यहाँ लिखा हुआ देखो नोज बेड्स लिखे होंगे। साथ ही इसके अंदर लिखा हुआ है रूगा इनसाइड द नोज़, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे महीन बाल उपस्थित होते हैं। साथ ही श्लेष्म ग्रंथि द्वारा श्लेष्म रस यानी चिपचिपा द्रव उपस्थित होता है। जैसे ही वायु इसके अंदर प्रवेश करेगी, किसके अंदर, नासिका गुहा के अंदर, तो इस नासिका गुहा में बहुत सारे ये जो महीन रोम है, श्लेष्म ग्रंथि से जो ये चिपचिपा द्रव है, ये सभी क्या करेंगे, अशुद्ध वायु यानी वायु के साथ जितने भी धूल मिट्टी के कण आ रहे हैं उनको यहीं रोककर अंदर कैसी वायु भेजने का काम करेंगे, शुद्ध वायु यानी पूर्ण रूप से शुद्ध वायु भेजने का क्या करेंगे, ये काम करेंगे। यानी नासिका से ली गई वायु जब अंदर जाएगी श्वास नली में, तो वो पूर्ण रूप से क्या होगी, शुद्ध होगी, उसमें किसी प्रकार का धूल मिट्टी कण उपस्थित नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा जो है मुख, यानी नासिका का काम क्या है। नासिका का काम है वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करना और उसको श्वास नली में भेजना। किस प्रकार भेजना, शुद्ध करके भेजना। और नासिका में वायु किस प्रकार शुद्ध होती है वो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं मुख के बारे में। अब आप कहोगे भैया जी ये जो मुख है उसको तो अपने पाचन तंत्र के अंतर्गत पढ़ लिया था, अब श्वसन तंत्र में इसका क्या काम है। तो आपने कभी देखा होगा जब हम कभी घबराहट में होते हैं या जब हम कभी खेलते हैं, खेलने के दौरान कह सकते हैं, शारीरिक कार्य करने के दौरान, भागने के दौरान, किसी भी प्रकार का जब भी शारीरिक परिश्रम अपन करते हैं, तो शारीरिक परिश्रम करने के दौरान आपके शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा के लिए आपको अधिक श्वसन करना पड़ता है। अधिक श्वसन के लिए कभी कभी क्या होता है, अपन नासिका से तो वायु लेते ही है, लेकिन अधिक ऊर्जा प्राप्ति के लिए, अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपन मुख का भी श्वसन के रूप में उपयोग करते हैं। यानी मुख खोलकर अपन क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो इसलिए मुख को भी श्वसन तंत्र के अंतर्गत लिया गया है। अब बात करते हैं ये अंग श्वसन तंत्र के एक द्वितीयक अंग। देखो प्रथम मुख्य अंग तो कौन सा है, नासिका, जिससे हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन द्वितीय अंग कौन सा है, मुख। द्वितीय क्यों बोला है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर हम इसका उपयोग करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक द्वितीय अंग के तौर पर कार्य करता है। श्वास लेने में मुख्य भूमिका किसकी होगी, नासिका की, परंतु आवश्यकता पड़ने पर मुख भी श्वास लेने में काम आता है। तो जब भी आवश्यकता होगी तो मुख के द्वारा भी श्वास ली जा सकती है या ली जाती है। अब हम बात करते हैं, यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है, ध्यान से समझना। यहाँ पर ये कौन सी बात ध्यान देने योग्य है कि मुख से ली गई वायु, श्वास वायु, नासिका से ली गई श्वास वायु की तुलना में शुद्ध नहीं होती है। यानी मुख से आपने जो श्वास ली है वो नासिका से ली गई वायु की तुलना में शुद्ध नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि मुख के अंदर किसी प्रकार के रोम उपस्थित नहीं होते, मुख के अंदर श्लेष्मा ग्रंथि उपस्थित नहीं होती है, इन सभी महीन रोम उपस्थित नहीं होते, श्लेष्मा उपस्थित नहीं होता है। इन सभी कारणों की वजह से मुख से जो ली गई वायु है उसमें जो अशुद्धियाँ है, धूल मिट्टी कण, पराकण, फुफून, ये सभी आपके श्वास नली में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपके फेफड़े संबंधी विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्समैन है, जो अपने स्पोर्ट्स प्लेयर को ट्रेनिंग देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपने भी ये सुना होगा, देखा होगा या सुना होगा कई स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स टीचर के मुंह से कि जब भी आप दौड़ते हो तो दौड़ते समय आपको मुंह बंद करके दौड़ना है। तो मुंह बंद करने दौड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बातचीत करते हो या बातें करते हो इसलिए आपको ये कह रखा है। ये इसलिए कहा जाता है कि ताकि मुंह बंद करके आप दौड़ोगे तो इससे क्या होगा, आपके मुख से ली गई जो अशुद्ध वायु है श्वास नली में नहीं जाएगी, नासिका से ली गई शुद्ध वायु ही श्वास नली में प्रवेश कर सकती है। तो इसलिए जब भी अपन शारीरिक परिश्रम या किसी प्रकार का हार्डवर्क काम करें जिसमें आपको अधिक श्वास लेने की ज़रूरत है, तो आवश्यकता पड़ने पर हम मुख का उपयोग करते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए क्योंकि मुख से ली गई इस वायु जो है वो अशुद्ध होती है। तो अब हम बात करते हैं आगे। तो मुख जो है वो द्वितीयक श्वसन अंग के तौर पर काम करता है आवश्यकता पड़ने पर, लेकिन प्राथमिक मुख्य श्वसन अंग कौन सा है आपका, सबसे पहला नासिका। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो गृह कार्य है वो कौन कौन से है। तो सबसे पहला गृह कार्य आपको पता ही है, मानव श्वसन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है, जो कि आपके सामने दे रखा है। दूसरा है मानव श्वसन तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखना। यानी मानव श्वसन तंत्र को मैंने पहले ही बता दिया मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, नाम लिखना आपको। तीसरा, मुख मानव श्वसन तंत्र के द्वितीयक अंग के तौर पर कैसे कार्य करता है आपको समझाना है।
और तीसरा अभी मैंने बताया। और तीसरा है, चौथा प्रश्न है, नासिका से वायु किस प्रकार शुद्ध होकर श्वास नली में प्रवेश करती है, समझाइए। यानी नासिका वायु को किस प्रकार शुद्ध करती है, ऐसे कौन से कारक है नासिका में जो वायु को शुद्ध करते हैं, वो आपको इसके अंतर्गत समझाना है। तो ये 4 प्रश्न आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड गृह कार्य के रूप में दिए जाएंगे, जो कि आपको अपने नोटबुक में करना है। धन्यवाद। और साथ ही